का हमारा जो टॉपिक है वो है बैटरीज, यानी बैटरी क्या होता है। देखिए, बैटरी जानने से पहले आपको ये जानना है कि सेल क्या होता है। तो सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो जाए, मतलब केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, द डिवाइस बाय विच वी कैन चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज सेल। अब बैटरी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, यानी कि आप किसी भी सेल को, यानी कि बैटरी को अगर आप सेल को एक दूसरे के साथ क्या करते जाते हैं, कनेक्ट करते जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि ये जो बैटरी है दो टाइप की बैटरी होती है, एक आपका हो गया प्राइमरी बैटरी और दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी बैटरी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी बैटरी क्या होता है। प्राइमरी बैटरी मतलब आपका हो गया कि ऐसी बैटरी जो नॉन रिचार्जेबल हो, यानी कि प्राइमरी बैटरीज क्या हो गया? प्राइमरी बैटरीज का मतलब क्या हो गया? नॉन रिचार्जेबल बैटरी, यानी कि ऐसी बैटरी जिसको आप एक बार यूज करें और फिर उसको हम रिचार्ज न कर पाए, रिप्रोड्यूस न कर पाए, रीयूज न कर पाए, तो ऐसे बैटरीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिचार्जेबल बैटरी। और जितने भी नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है वो किस में आती है? प्राइमरी बैटरी में आती है। मतलब प्राइमरी बैटरी क्या है? मतलब ऐसी बैटरी जिसका हम एक बार यूज कर लें और वो डेड हो जाए, यानी कि उसकी डेड हो जाए, मतलब आप उसको दोबारा यूज न कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बैटरी कहते हैं। मतलब प्राइमरी बैटरी को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उस टाइप की जितनी भी बैटरी होती है वो आपका स्पेशली होती है प्राइमरी बैटरी। अब जैसे प्राइमरी बैटरी इनिशियल स्टेज में क्या है, जैसे आप टार्च में जो बैटरी यूज करते हो, या फिर आपके दीवार की जो घड़ी होती है वॉल वॉच, उसमें जो आप बैटरी यूज करते हो, या फिर आपका जो रिमोट होता है उसमें जो बैटरी यूज करते हो, वो स्पेशली क्या होती है? प्राइमरी बैटरी होती है। अब प्राइमरी बैटरी में दो टाइप के आपके हैं, जिसमें आपको यहां दिखा हुआ है लेक्लांसे सेल और ड्राई सेल। जो आप अपनी घड़ी में यूज करते हो, खासकर दीवार घड़ी में यूज करते हो, या फिर टार्च में यूज करते हो, रेडियो में यूज करते हो, उसमें जो बैटरी होती है वो स्पेशली ड्राई सेल, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? लेक्लांसे सेल कहते हैं। तो प्राइमरी बैटरी में हमको दो सीखना है, एक आपका लेक्लांसे सेल है और दूसरा है मर्क्यूरी सेल। अब क्वेश्चन दोनों का ये है कि लेक्लांसे सेल थोड़ी सी बड़ी होती है और जो मर्क्यूरी सेल होती है वो छोटी होती है। अब मर्क्यूरी सेल जो आपके हाथ की जो घड़ी होती है उसमें जो आप सेल यूज करते हैं वो स्पेशली मर्क्यूरी सेल होती है। अब जो छोटे बच्चों का जैसे लेजर लाइट आती है उसमें जो बैटरी यूज होता है वो आपका ऑलरेडी मर्क्यूरी बैटरी होती है। दूसरी बात यह है कि जो छोटे बच्चों का खिलौना आता है उसके अंदर जो बैटरी यूज होता है वो मर्क्यूरी बैटरी होती है। इसके साथ साथ कुछ मतलब ज़्यादातर क्या होते हैं कि जो आपका जो कैलकुलेटर होता है उसके अंदर जो बैटरी यूज होता है वो स्पेशली क्या होता है? मर्क्यूरी बैटरी होती है। यानी कि ये जो मर्क्यूरी बैटरी है वो बिल्कुल स्टील के जैसे चमकती है, उसकी जो बाहर कवरिंग होती है उसका हम सब लोग वर्किंग पढ़ेंगे, और एनोड रिएक्शन क्या होता है, कैथोड रिएक्शन क्या होता है, ये सभी पढ़ेंगे। दूसरा आपका है सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी किसे कहते हैं? यानी ऐसी बैटरी जिसको हम रिचार्ज कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, जिसका हम रीयूज कर सकें। मतलब चार्जेबल बैटरी को, यानी सेकेंडरी बैटरी को हम क्या कहेंगे? चार्जेबल बैटरी। मतलब ऐसी बैटरी जिसको हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो रिचार्ज हो जाए, रिचार्ज हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप सवाल यहाँ पर है कि इन्वर्टर के साथ लगा हुआ जो बैटरी होता है वो सेकेंडरी बैटरी होती है, यानी रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसके साथ साथ आपको जो सेल फोन है, सेल फोन में जो बैटरी लगा हुआ है वो रिचार्जेबल बैटरी है। तो रिचार्जेबल बैटरी जितनी आएगी वो सब के सब किस में आएंगे? सेकेंडरी बैटरी में आएगा, और जो नॉन रिचार्जेबल है वो हो जाएगा प्राइमरी बैटरी। अब देखो प्राइमरी बैटरी में हमें दो पढ़ने हैं, लेक्लांसे सेल और उसी को हम कहते हैं ड्राई सेल, और दूसरा आपका है मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी बैटरी में भी हमको दो पढ़ने हैं, एक आपका आता है लेड स्टोरेज सेल जिसका हमारी लाइफ में बहुत सारा यूज होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके घर में इन्वर्टर के साथ में लगा हुआ जो बैटरी है वो स्पेशली लेड स्टोरेज बैटरी है। इसके साथ साथ ये जो निकल कैडमियम बैटरी है इसका यूज पहले ज्यादा होता था, लेकिन इसका यूज प्रेजेंट टाइम में बहुत कम हो गया, क्योंकि निकल कैडमियम बैटरी के जो बनाने का प्रोसेस है या फिर जो बनाने का जो खर्च है वो काफ़ी एक्सपेंसिव, यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि निकल कैडमियम बैटरी की जो ये काफ़ी एक्सपेंसिव बैटरी है, इसलिए निकल कैडमियम बैटरी भी बिल्कुल आपके ड्राई सेल जैसा ही होता है, लेकिन
ये एक्सपेंसिव है जिसकी वजह से इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये भी आपका रिचार्जेबल सेल होता है, यानी रिचार्जेबल बैटरी होती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेक्लांसे सेल और ड्राई सेल, उसके बाद हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी सेल, बारी बारी से इन सभी को हमको लेना है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्लांसे सेल का कंस्ट्रक्शन, यानी आप लेक्लांसे सेल को कैसे बनाएंगे। लेक्लांसे सेल को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक जिंक का सिलेंडर लेना है। जिंक का सिलेंडर, तो जिंक का सिलेंडर यानी जिंक का एक पात्र लेना है जो सिलेंड्रिकल शेप में हो, ठीक है। उस जिंक के सिलेंड्रिकल पात्र में हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ या तो कोई पोरस पेपर आपको लगाना है या फिर कोई प्लास्टिक की शीट लगाना है जो कि पोरस हो। पोरस मतलब आप समझ गए, छिद्रालु हो। तो उसके बीच में यानी कि जिंक के अंदर आपको एक पोरस का पेपर लेना है या फिर पोरस प्लास्टिक की शीट लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद में जो जिंक का सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसके और पोरस पेपर के बीच में आप ये जो भरा हुआ है ये आपका है अमोनियम क्लोराइड विथ जिंक क्लोराइड के साथ, यानी यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरना है। लिक्विड के फॉर्म में आप ले नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में लेंगे तो लीकेज हो जाएगा। आप किस फॉर्म में लेंगे, पेस्ट के फॉर्म में लेंगे। उसके बाद में जो आपका ये जो आपका दिख रहा है, ये पोरस पेपर के अंदर आपको बिल्कुल बीच में आपको ग्रेफाइट की रॉड लेनी है। अब ये जो ग्रेफाइट की रॉड है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जो जिंक का सिलेंड्रिकल कंटेनर है वो किस तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो आपका ग्रेफाइट की रॉड है, इस ग्रेफाइट की रॉड और पोरस पेपर के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे आपको भरना है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसको भी किस फॉर्म में हमको लेना है, पेस्ट के फॉर्म में लेना है। यानी कुल मिलाकर के अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरना है जिंक प्लेट और साथ में पोरस पेपर के बीच में। उसके बाद में पोरस पेपर और ग्रेफाइट रॉड के बीच में हमको क्या फिल करना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर विथ कार्बन पाउडर के साथ में आपको पेस्ट के फॉर्म में सब भरने हैं। यानी यहाँ पे भी आपको पेस्ट होगा और यहाँ पे भी पेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसमें आयंस का कंडक्शन नहीं होगा, यानी आयंस बनेंगे नहीं। अगर सॉलिड है तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो कंडक्टिविटी होने का चांस नहीं है। इसलिए आपको जो भी एनोड सोल्यूशन ले रहे हैं या फिर कैथोड सोल्यूशन ले रहे हैं वो स्पेशली किस फॉर्म में आपको लेना है, आपको लेना है पेस्ट के फॉर्म में। अब आपको पता है कि जो ग्रेफाइट है वो थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये बाहर की तरफ थोड़ा निकला होता है और ये टूट न जाए इसके लिए हम इसके ऊपर किसी एलॉय यानी किसी मिश्र धातु अथवा किसी स्टील या फिर आपका जो पीतल है उसका किसी का कैप लगा देते हैं, ताकि ये जो कैप जो है वो एनोड यानी आपका जो कॉपर रॉड है उसको टूटने से बचाए। उसके बाद फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो पूरी तरह से खुला होता है और बाकी सारे के सारे पार्ट क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को क्लोज करने के लिए हम चारकोल या फिर वैक्स का यानी मोम का हम यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका बनावट, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि इसकी वर्किंग क्या है। आपको पता है कि इसका जो जिंक है, जिंक बना है एनोड, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे आपका एनोड रिएक्शन, तो ये हो जाएगा आपका एनोड रिएक्शन। आपको पता है कि एनोड पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो आप यहां कर सकते हैं Zn चेंज इनटू Zn2 प्लस 2E माइनस, मतलब ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। और आपको हमने बार बार बताया है कि एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड किसका है, जिंक का है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और चेंज हो जाएगा Zn2 प्लस आयन में। उसके बाद में हम बात करेंगे कैथोड। अभी कैथोड तो किसका बना हुआ है, कैथोड रिएक्शन। अब कैथोड आपका ग्रेफाइट का है, लेकिन जो कैथोड है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ऐसे कंडीशन में अब यहाँ पे जो MnO2 है, अब एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो इसको हम क्या कर देते हैं 2NH4Cl, इसको ब्रेक कर देते हैं 2NH4 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। अब ये जो आपका Cl माइनस है वो ऑलरेडी जिंक के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद अब सवाल यहां पर है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट यानी कि वायर के माध्यम से, आउटर सर्किट से यानी वायर के माध्यम से ये पहुंचेगा, यानी एनोड से कहां पहुंचेगा, कैथोड पे पहुंचेगा। और इसके साथ साथ ये जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन पोरस जो इसकी वाल है वो अंदर से पहुंचेगा, यानी यहां से अमोनियम आयन किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि MnO2 पाउडर की तरफ जाएगा। और इसके साथ साथ
ये जो आपका वायर है, वायर में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड से कहां पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। अब कैथोड पे कौन कौन पहुंच गया, सबसे पहले कैथोड किसका बना हुआ है, यहां पे आपको लिया है MnO2, इसके साथ साथ यहां पे आ गया आपका 2NH4 प्लस 2E माइनस, यानी कि बाहर सर्किट से कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया, फिर अंदर की तरफ से कौन आया, अमोनियम प्लस आया, और ये आपको पता है कि यहां पर MnO2 ऑलरेडी है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम कर देते हैं 2, जब हम यहां पे 2 करते हैं तो क्या कंडीशन है कि यहां पर जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे चला जाएगा MnO और OH का, यानी कुल मिलाकर के अगर आप एक Mn की बात करें, अगर आप एक Mn की बात करें, यहां पर हम लगा देते हैं क्या, 2। अब क्वेश्चन यहां पर है कि यहां से 2H+ निकला, वो 2H+ निकला तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया, ये आप लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या दिख रहा है कि अगर आप देखेंगे तो एक मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्यों, क्योंकि OH पे 1 माइनस होता है और ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, यानी कुल मिलाकर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। इस कंडीशन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इस कंडीशन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब एक मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो 2 मैग्नीज का कितना हो जाएगा, +8। यहां पर एक मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, 2 मैग्नीज का कितना हो जाएगा, +6। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 से किसमें चला गया, +6, यानी 2 का अगर आप लेते हैं तो, अगर आप सिंगल का लेते हैं तो +4 से किसमें जा रहा है, +3 में जा रहा है। इसके साथ साथ यहां से दो हाइड्रोजन निकले हैं तो यहां पर जो बचा हुआ है वो है 2NH3। देखिए ये रिएक्शन भी आपके एनसीईआरटी बुक में ये रिएक्शन आपको दिया हुआ होगा, लेकिन ये भी रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है, कौन सा वाला, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं 2MnO2 प्लस, यहां पर हम लिख देते हैं, और आप इसको भी लिख सकते हैं 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2E माइनस। अब देखिए यहां से 2 हाइड्रोजन निकल करके एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा, जब 2 हाइड्रोजन निकल के एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो बन जाएगा H2O। अब यहां से 2 हाइड्रोजन जब निकल गया तो यहां पे बचा क्या, 2NH3, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे ऑक्सीजन पहले 4 था, अभी कितना हो गया, 3, अब ये हो जाएगा आपका Mn2O3। यानी कुल मिलाकर के कुछ बुक में आपको ये वाला रिएक्शन कैथोड पे दिख सकता है या फिर ये वाला रिएक्शन भी कैथोड पे आपको दिख सकता है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था और किसमें बदल गया आपको, +3। अब सवाल यहां पर है कि इस सेल को हम ड्राई सेल भी कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होता, इसलिए क्योंकि अगर ये पूरी तरह से ड्राई हुआ तो आपको पता है कि ड्राई फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में चेंज नहीं होगा, और जब तक वो आयन में चेंज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका नाम ड्राई सेल है लेकिन ये कंप्लीट रूप से ड्राई नहीं है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो आप यहां देख पा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान यहां पे क्या बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अब ये जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि इसका नाम सिर्फ ड्राई सेल है लेकिन ये कंप्लीट ड्राई नहीं है, क्योंकि पहले हमने बताया दिया कि इसके अंदर जो भी सोल्यूशन लिया जा रहा है वो पेस्ट के फॉर्म में, यानी जो भी केमिकल लिया जा रहा है वो पेस्ट के फॉर्म में लिया जा रहा है। इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इसका मतलब है कि इसका नाम ड्राई सेल है लेकिन ये पूरी तरह से ड्राई नहीं है। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि ये सेल रिचार्जेबल सेल नहीं है, यानी कि ये नॉन रिचार्जेबल सेल है। अब ये नॉन रिचार्जेबल सेल है तो क्यों है, ये सवाल उठता है। तो हम आपको एक बता देते हैं कि साइंटिस्टों के पास या फिर कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट को Mn4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज किया जा सके, यानी कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +4 था, फिर बाद में रिडक्शन होने के बाद किसमें चला गया, +3 में। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज किया जा सके। यही वो कारण है जिसकी वजह से ये जो ड्राई सेल है एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ये तो आपका रहा ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन, और दूसरा हो गया आपका एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि इसका जो पोटेंशियल है, यानी ये कितना, एक सेल कितना वोल्टेज दे सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ड्राई सेल का एक सेल का, यानी ड्राई सेल के एक सेल का जो वोल्टेज है वो है 1.5 वोल्ट,
यानी ड्राई सेल से एक सेल से आप 1.5 वोल्ट प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इसको सीरीज के फॉर्म में 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल इस तरह आप सीरीज के फॉर्म में जोड़ करके ज्यादा वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि ये जो ड्राई सेल है उसका यूज कहाँ पे है। तो सीधा हमने आपको बता दिया कि ड्राई सेल का उपयोग पहले और आज भी टार्च में किया जाता है। इसके साथ साथ दीवार की जो घड़ी होती है उसमें भी ड्राई सेल यूज किया जाता है, रेडियो में ड्राई सेल यूज किया जाता है। तो पहले क्या होता था, रेडियो होते थे, इसके अलावा टेप रिकॉर्डर होते थे, और दीवार की घड़ी है उसमें ड्राई सेल का यूज होता है। इसके साथ साथ आपका रिमोट जो होता है उसमें भी आप ड्राई सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको समझाया कि प्राइमरी बैटरी जो कि नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है उसमें पहला आपका हो गया लेक्लांसे सेल और ड्राई सेल। अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपका है मर्क्यूरी सेल। ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मर्क्यूरी का यूज किया जाएगा। अब मर्क्यूरी सेल जो होता है वो खासकर जो हाथ की घड़ी होती है यानी कि हैंड वॉच जो होता है उसमें मर्क्यूरी सेल का उपयोग होता है। दूसरा जो मर्क्यूरी सेल का उपयोग होता है जो बच्चे के छोटे खिलौने आते हैं उसमें भी मर्क्यूरी सेल का यूज होता है। तीसरा आपको पता है कि मर्क्यूरी सेल जैसे जो लोग कान की मशीन लगाते हैं उसमें भी मर्क्यूरी सेल का यूज होता है। नेक्स्ट बात है जैसे आप लेजर लाइट उपयोग करते हैं तो उसके अंदर भी मर्क्यूरी सेल का उपयोग होता है। आपके कैल्शियम में मर्क्यूरी सेल का उपयोग होता है। यानी कुल मिलाकर के मर्क्यूरी सेल बिल्कुल स्टील के जैसे चमकदार होता है। उसका रीजन है कि उसमें मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी बहुत ही चमकदार धातु है, लिक्विड स्टेट भले होता है लेकिन हम यहाँ पर लिक्विड स्टेट यानी प्योर फॉर्म में मर्क्यूरी हम नहीं लेंगे। हम यहाँ पे लेंगे जिंक अमलगम, मतलब जिंक के साथ में मर्क्यूरी होगा। आप ध्यान रखेंगे कि जिंक यानी किसी भी मेटल के साथ अगर मर्क्यूरी आता है तो ज्यादातर उसको हम क्या बोल देते हैं, अमलगम बोल देते हैं। तो आपका जो एनोड होगा वो जिंक अमलगम यानी कि जिंक के साथ मर्क्यूरी होगा। ये बनेगा कौन सा, एनोड बनेगा। इसके साथ साथ इसका जो कैथोड होता है, कैथोड होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड का, और ये आपका होता है बनता है क्या, कैथोड। अब उसके बाद में आप एनोड और कैथोड को अगर आप अपने बुक में फिगर आप इसका देखेंगे तो आपको वो आराम से समझ में आ जाएगा कि एनोड और कैथोड के बीच में एक सेप्टा लगा होता है यानी सेपरेटर लगा होता है। वो सेपरेटर क्या काम करता है, वो सेपरेटर एनोड और कैथोड को अलग करता है। एनोड का भी जो सोल्यूशन होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किस फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, और कैथोड का भी जो सोल्यूशन होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी किस फॉर्म होता है, पेस्ट के फॉर्म होता है। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि एनोड और कैथोड का रिएक्शन क्या होगा। ये भी नॉन रिचार्जेबल सेल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड रिएक्शन। अब एनोड जो रिएक्शन है, एनोड रिएक्शन यानी एनोड बना किसका, जिंक का। तो आप यहां लिख सकते हैं Zn प्लस 2OH माइनस, ये चेंज हो जाएगा ZnO प्लस H2O। अब आप जरा देखिए यहां पे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है जिसमें से एक ऑक्सीजन आकर के जिंक के साथ कंबाइंड हो गया जिसमें हो गया आपका जिंक ऑक्साइड, और बाकी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्यों लॉस कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, +2। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो आपका बाई प्रोडक्ट वाटर है, ये एनोड से चल के कहां पे पहुंचेंगे, कैथोड पर। अब हम यहां लिखेंगे कैथोड रिएक्शन। अब जब कैथोड रिएक्शन हम लिखेंगे तो कैथोड किसका बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं HgO का, यानी यहां हो गया आपका HgO। फिर उसके बाद में एनोड रिएक्शन के बाद जो बना हुआ वाटर है और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एनोड से चल के कहां पहुंचेगा, कैथोड पर। तो यहां पर लिखेंगे आप H2O प्लस 2E माइनस। ठीक है, अब यहां पे जो मर्क्यूरी है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। उसके बाद में जब ये चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा मर्क्यूरी प्लस 2OH माइनस। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 और मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन और मर्क्यूरी का हो गया है रिडक्शन, यानी पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब आप देखिए वाटर किस में चेंज हो गया है, वाटर चेंज हो गया OH माइनस। अब ये जो OH माइनस है वो रीयूज हो जाएगा किस कहां पे,
एनोड पर। इस प्रकार एनोड पर OH माइनस का यूज हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। फिर ये जो वाटर है वो एनोड से चल के कहां पहुंच रहा है, कैथोड पे, जो कि बाद में किसमें चेंज हो रहा है, OH माइनस में चेंज हो रहा है। मतलब इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो यूजफुल है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो मर्क्यूरी सेल की जो लाइफ है वो ज्यादा होती है। मर्क्यूरी सेल जो है वो सबसे बेस्ट ड्राई सेल में सबसे बेस्ट प्राइमरी सेल में आता है, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक हो सकता है, 2 साल तक हो सकता है। यानी कि मर्क्यूरी सेल की जो लाइफ है वो ज्यादा होती है। उसका कारण है कि इसमें जितने भी बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रीयूज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। इसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, लेकिन हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आपका यहां पर है कि जो मर्क्यूरी सेल है उसका जो वोल्टेज है, तो उसका वोल्टेज यानी एक मर्क्यूरी सेल का जो वोल्टेज है वो होता है 1.35 वोल्ट। मतलब इसका जो वोल्टेज है वो ड्राई सेल से कम है, लेकिन फिर भी इसका वोल्टेज जो है वो ड्राई सेल के लगभग यानी 1.35 वोल्ट इसका है। यानी लेस कम अनुपात में अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो आप मर्क्यूरी सेल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ज्यादा चाहिए तो आपको मैंने बताया कि ये भी सीरीज के फॉर्म में जोड़ करके आप 1.35 दो लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2.70। मतलब इस प्रकार आप सीरीज फॉर्म में जैसे जैसे जोड़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सेल पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या है? ऐसा सेल जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। इस टाइप का जितने भी सेल होते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी सेल में हमको पढ़ना है दो, एक तो आपका है लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा है निकल कैडमियम बैटरी, मतलब लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल में नंबर 1 जिसका हम बात कर रहे हैं लेड स्टोरेज सेल। तो हम आपको बताएं कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर यूजफुल कोई सेल है तो वो है आपका लेड स्टोरेज सेल। अब इस लेड स्टोरेज सेल का यूज व्हीकल्स में भी किया जाता है। इसके साथ साथ आपके घरों में जो इन्वर्टर होता है उसके साथ जो बैटरी लगी होती है वो लेड स्टोरेज सेल होता है। आप ट्रेन से चले जा रहे हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि गाड़ी के बोगियों में जो सेल लगा होता है, बैटरी लगी होती है, वो भी लेड स्टोरेज बैटरी होती है। यानी सबसे ज्यादा यूजफुल अगर कोई बैटरी है तो वो स्पेशली लेड स्टोरेज सेल है। अब इसको हम लेड स्टोरेज सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ पे जो एनोड है वो किसका बना है? लेड का बना है। और जो कैथोड है वो बना हुआ है लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 का। और इसके अंदर जो हम सोल्यूशन यूज करते हैं वो होता है 38% WW सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। 38% WW सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अगर कोई भी जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें 38% यानी 100 ग्राम में से 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और बाकी 62 ग्राम जो है वो वाटर है। यानी कि 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड और 62 ग्राम वाटर का जो मिक्सचर होगा वो होगा आपका 38% WW सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। जब 38% WW सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन होता है उस वक्त इस सोल्यूशन का जो डेंसिटी होता है 1.25 टू 1.30 ग्राम पर ml आप कर सकते हैं। यानी जिस समय आपका कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का 38% WW होता है उस समय इस सोल्यूशन का जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.25 टू 1.30 ग्राम पर ml। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर होता है कि जिस समय जो डेंसिटी है वो 1.25 टू 1.30 होता है तो ये पूरी तरह से सेल तैयार है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज करेगा, केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम आपको डिस्चार्जिंग प्रोसेस और चार्जिंग प्रोसेस दोनों दिखाएंगे। अब डिस्चार्जिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां पर आपने लिया क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहां ले लेते हैं 2H2SO4, इसको हम चेंज करेंगे 4H प्लस 2SO4 माइनस। इसका मतलब क्या है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन लिया था तो सोल्यूशन का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को आपने जैसे वाटर में डिसॉल्व किया उसका क्या हुआ? आयनाइजेशन हुआ। 4H प्लस और 2SO4 डबल माइनस आपको आ रहा है। अब हमारा जो एनोड रिएक्शन है वो क्या होगा? अब यहां पर हमने ले लिया है एनोड रिएक्शन।
ठीक है। अब एनोड रिएक्शन आप जरा देखो कि एनोड किसका बना हुआ है, लेड का, तो हम यहां लिखेंगे Pb प्लस, यहां से हम एक SO4 माइनस लेंगे, यानी वो ऑलरेडी ले लेगा, तो SO4 माइनस चेंज इनटू PbSO4 प्लस 2E माइनस, ठीक है। अब जरा देखिए कि यहां पर लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0 था, और यहां पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इसका मतलब क्या है कि लेड का ऑक्सीडेशन हुआ, और जिस प्लेट का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और यहां पर Pb चेंज हो गया लेड सल्फेट, यानी लेड चेंज हो गया लेड सल्फेट में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल वायर से चल करके कहां पहुंचेगा, कैथोड पे, तो हम यहां लिखेंगे कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन में क्या है, कैथोड किसका बना हुआ, आप यहां देख पा रहे हैं कैथोड बना है लेड ऑक्साइड का। भी जो लेड ऑक्साइड का जो इसमें हमने आपको थोड़े से होल दिखाया, इसका मतलब है कि जो लेड ऑक्साइड का प्लेट है वो स्पंजी होता है। स्पंजी का मतलब आप समझ गए कि उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि जो कैथोड है वो लेड ऑक्साइड का बना है, तो यहां हम लेंगे PbO2। अब PbO2 के साथ आप देखना है कि आपके सोल्यूशन में क्या बचा है। हमारे पास 4S प्लस और एक SO4 माइनस बचा हो, क्योंकि ऑलरेडी एक SO4 माइनस का यूज हमने, SO4 माइनस माइनस का यूज एक हमने कर लिया, यहाँ पे एक SO4 माइनस बचा है, इसके साथ साथ 4S प्लस बचा है, तो ये सारे के सारे को हम यहाँ लेके आएंगे। यहाँ हो जाएगा 4H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। उसके बाद आप देखिए कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो एनोड ने लॉस किया है वो कैथोड पे पहुंचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2E माइनस, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा कि जो लेड है वो लेड सल्फेट में चला जाएगा, लेड डाइऑक्साइड जो है वो लेड सल्फेट में चला जाएगा, यानी कि PbO2 नहीं, यहाँ पे जो लेड है वो चला जाएगा लेड सल्फेट में, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका PbSO4 प्लस। अब देखिए PbSO4 हो गया। अब यहाँ से 2 ऑक्सीजन, यानी कि SO4 था वो लेड के साथ जुड़ गया है, अब यहाँ पे 4H प्लस है वो 2 ऑक्सीजन को लेके जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2H2O। अब आप जरा देखिए कि अगर आप यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कितना आता है +4, और यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कितना आता है +2। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है, और यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड का हो रहा है, यानी कि लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट चला गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब क्या हो गया कि लेड का रिडक्शन हो गया, ठीक। अब ये जब क्या होता है कि ये एनोड, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड क्या होता है, माइनस होता है, और कैथोड होता है प्लस। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था तो स्लोली इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा था, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे जैसे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था वैसे वैसे मैंने आपको बताया कि जब इसका कंसंट्रेशन 38% WiW होता है, तब उस समय इसका जो डेंसिटी होता है वो 1.25 से 1.30 होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो ऐसे कंडीशन में इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। जैसे जैसे वाटर का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज कम हो रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वाटर बढ़ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कम हो रहा है, जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं वाटर बढ़ने के साथ साथ इस सोल्यूशन की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इस सोल्यूशन की डेंसिटी डिक्रीज होकर हो जाएगी 1.10 टू 1.15, उस समय ये सेल वर्क करना बंद कर देगा, मतलब ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 38% WiW सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है वो ब्रेक डाउन हुआ 4S प्लस एंड SO4 माइनस में। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सल्फेट, दोनों सल्फेट आ चुके हैं, पूरा का पूरा H प्लस आ चुका है। तो धीरे धीरे यानी स्लोली जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका कंजप्शन हो रहा है, यानी उसका यूज होता जा रहा है, और साथ में इस रिएक्शन के थ्रू क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब जब वाटर बन जाएगा तो ऐसे कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड का जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है, वाटर का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी 1.25 से 1.30 था जब ये 38% WiW था, लेकिन उसके बाद इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी 1.10 से 1.15। जब इस सेल की डेंसिटी यानी इस सोल्यूशन की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, इतनी दूर तक आ जाएगा, तो ये सेल कार्य करना बंद कर देगा। मतलब कुल मिलाकर ये सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब डिस्चार्ज हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे। आपको पता है डिस्चार्जिंग और चार्जिंग जो प्रोसेस है वो दोनों अपोजिट है। अगर डिस्चार्जिंग के समय ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था तो चार्जिंग के समय ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है, माइनस साइन किसका होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में माइनस साइन होता है कैथोड का, तो यहां हम लिख देंगे कैथोड और माइनस साइन।
प्लस साइन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसका होता है? एनोड का, तो हम यहां लिख देंगे एनोड और उसका साइन क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। यानी अभी ये जो रिएक्शन हुआ ये डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अब हम क्या करेंगे? इसको रिचार्ज करेंगे। तो रिचार्ज के समय क्या होगा कि ये जो एनोड वाला रिएक्शन है पूरा उल्टा कर देना है। अब यहां हो जाएगा PbSO4 प्लस 2E माइनस कन्वर्ट इनटू Pb प्लस SO4 माइनस माइनस। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और आपको पता है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब उसके बाद में जो कैथोड है उसका रिएक्शन जस्ट उल्टा करना है, तो यहां हो जाएगा आपका PbSO4 प्लस 2H2O चेंज इनटू PbO2 प्लस 4H प्लस 4H प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस 2E माइनस। अब आपको क्या दिख रहा है? हमने, आप सिर्फ इतना आइडिया लगाओ, आप एनोड जब इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज कर रहा था, यानी एनोड वो था जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही एनोड क्या बन जाएगा? कैथोड। उल्टा हो जाएगा और जो कैथोड था वो किस में चला जाएगा? एनोड में। फिर आपको क्या करना है कि जो एनोड था वो कैथोड में हो गया, जो कैथोड था वो एनोड में हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमको क्या करना है? रिएक्शन को उल्टा कर देना है। जैसे हम रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो PbSO4 राइट हैंड साइड है तो हम क्या ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं। और जो PbSO4 और 2H2O है वो राइट हैंड साइड इसमें है, इसमें क्या ले लिया हमने? लेफ्ट ले लिया। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। इसका सीधा सा मतलब इसने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि इस रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन जब ये रिचार्ज हुआ तो वाटर पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया, यानी ब्रेक डाउन हो गया, ये इसमें आ गया। फिर वापस इसका जो वोल्टेज है जो डेंसिटी 1.10 से लेकर 1.15 तक जाता है, यानी फिर वापस ये इस डेंसिटी में आ जाता है। जब ये इस डेंसिटी में आ जाता है तो ये वापस रिचार्ज हो जाता है, फिर आप इसका रीयूज कर सकते हैं। तो ये आपका अगर डिस्चार्जिंग रिएक्शन है तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? चार्जिंग रिएक्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये जो लेड स्टोरेज सेल है ये काफी इंपॉर्टेंट सेल है और इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस वगैरह आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो ये आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रिएक्शन खासकर आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि इस एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो होता है 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट एक सेल का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है और इसको हम सीरीज के फॉर्म में जोड़ करके 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 24 वोल्ट, यानी कि हम जैसे जैसे सेल को सीरीज के फॉर्म में जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो वोल्टेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। और हमने आपको बता दिया कि ये जो सेल है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल सेल है, जिसमें हमने आपको बताया कि इन्वर्टर में आप यूज करते हैं, व्हीकल में आप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको निकल कैडमियम सेल को हम समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।